डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस विषय के 14th चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि है 14वां अध्याय पौधों में संवहन। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। पौधे जो अपनी जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, वो पौधों की जड़ों से होते हुए पत्तियों तक या पौधों के अन्य भागों तक किस प्रकार पहुंचती है, और फिर पत्तियां जो भोजन तैयार करती हैं पौधों के लिए, वो भोजन का संवहन जो है पौधे के अन्य भागों तक कैसे होता है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, तो ध्यान से इसको देखें आप और समझें चीज़ों को। आपने पौधों को पानी डाला होगा या किसी को पानी डालते हुए देखा होगा, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा ना कि ये पानी हम लोग क्यों डालते हैं पौधों में। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों में पानी क्यों डाला जाता है? यदि उनमें पानी नहीं डाला जाए तो क्या होगा? चलिए, तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में जब हम पानी डालते हैं तो जड़ों के द्वारा इन पानी का और अन्य खनिजों का जो है अवशोषण होता है। तो पौधे जो है जल का अवशोषण किससे करते हैं? अपनी जड़ों से, रूट्स की सहायता से करते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या कहा गया है? देखिए, क्रियाकलाप 1 में कि 2 नन्हे पौधों को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लेना है। इस तरह के 2 पौधे होने चाहिए, जड़ के साथ दोनों को उखाड़ना है। एक की जड़ काट कर हटा देना है। अब दोनों को पानी से भरे अलग अलग गिलास में डाल दीजिए। कुछ समय बाद दोनों में क्या अंतर पाते हैं, अवलोकन कीजिए। तो एक का जड़ के साथ आपको गिलास में रख देना है, पानी के साथ आधा गिलास पानी लेना है, उसमें एक पौधे को जड़ के साथ रखना है, और दूसरे में क्या करना है, जड़ को काट के रखना है। तो कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे कि जिस पौधे की जड़ काट दी गई है वो जो है अब पहले की तरह नहीं रहेगा, वो मुरझाने लगेगा, वो पौधा जो है सूखने लगेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जड़ का होना जो है पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जड़ों के द्वारा ही अवशोषण जल का होता है, और साथ ही साथ जड़ें जो है पौधों को मिट्टी में जकड़े भी रहती हैं। पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना मूल रोम होती है। जड़ के अंदर जो पतला पतला और एकदम कोमल सा होता है वो मूल रोम कहलाता है। यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। तो ये मेन पॉइंट आपका जो हो गया, ये हो गया कि पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना मूल रोम होती है। यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब अवशोषित जल जो है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए भी आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो एक और क्रियाकलाप यहाँ पे दिया गया है। देखिए, जड़ सहित 2 छोटे पौधों को उखाड़ना है। ध्यान रहे कि जड़ें कम से कम क्षतिग्रस्त हो, और उसके बाद जो है इनकी जड़ों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, सो दैट कि इसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह ना लगा हो। अब क्या करना है, 2 गिलास में आधा गिलास पानी भरना है, और 1 गिलास में आपको नॉर्मल पानी जो है वो रहने देना है, और दूसरे गिलास में आपको लाल रंग डाल देना है गिलास में, जिससे वो पानी जो है रंगीन हो जाएगा। और इसके बाद दोनों पौधों को जो है अलग अलग दोनों गिलास में रख देना है। 2-3 घंटों के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पौधों को निकाल कर इनकी जो तना है, इसके तना को काट कर आपको देखना है। तो जिस पौधे में नॉर्मल पानी था उसमें कुछ खास आपको दिखाई नहीं देगा, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जिस गिलास में रंगीन पानी था, उसके पौधे की जब तना को आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है कुछ रंगीन धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी पत्तियों में भी आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस हुआ है कलर में। तो मूल रोम जल और जल में घुले खनिज पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण के बाद जल जो है तनों और पत्तियों तक संवहन के द्वारा पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है, इसको यहाँ पे आप देखें। जो अवशोषित जल है या खनिज है वो पहुंचाने का काम कौन करता है, यहाँ पे देखिए एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जाइलम और फ्लोएम को दिखाया गया चित्र के माध्यम से। इनका क्या कार्य है, आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं।
जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, यानी कि वेसल्स होते हैं। इन्हीं वाहिकाओं द्वारा जो है संवहन की क्रिया होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है जड़ से लेकर के पत्तियों तक और पौधों के अन्य भागों तक। ये वाहिकाएं क्या होती हैं? वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन उत्तक यानी कि कंडक्टिव टिश्यू का निर्माण करती हैं। जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक उत्तक होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक उत्तक होते हैं। जाइलम नलियों का लगातार पतला स्तंभ यानी कि कॉलम बनाता है, जो जड़, तने एवं पत्तियों तक फैला रहता है। उसके बाद आगे बढ़िए। पौधों में वृद्धि के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त क्या भोजन की भी आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। भोजन का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है? तो पत्तियों में होता है। फिर पौधा इस भोजन को क्या करते हैं? पौधों में विभिन्न प्रकार के जैव क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं पौधों के विभिन्न भागों में होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है, पौधों में संवहन उत्तक जो हैं वो दो तरह के हैं। एक है जाइलम, जो क्या करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए खनिज और जल को जो है संवहन करता है। और दूसरा जो होता है फ्लोएम उत्तक, और ये क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जहाँ जल एवं खनिज पदार्थ तथा भोजन की आवश्यकता होती है, जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिका फ्लोएम होती है। अब यहाँ पे देखिए, पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिका फ्लोएम होती है। ये क्या करती है? भोजन का संवहन करती है, जो संवहन उत्तक है और पत्तियों से भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो प्रकार के उत्तक हैं। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। तो एक जो है वो था जाइलम। जाइलम क्या करता है? खनिज और जल को अवशोषित जो जड़ों के द्वारा होती है इसका संवहन करता है। और जो पत्तियां भोजन तैयार करती हैं तो भोजन को पौधों के अन्य भागों तक जो पहुंचाने का, संवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम करती है वो फ्लोएम उत्तक करती है। अगला जो पॉइंट है वो है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपने वाटर साइकिल में भी पढ़ा होगा। जो जल चक्र होता है उसमें भी इसका योगदान होता है, क्योंकि जिस प्रकार नदियों और समुद्रों का पानी गर्म होकर जलवाष्प में बदलता है, उसी प्रकार पौधों के द्वारा भी जो इनका जो बचा हुआ जल होता है वो बाद में क्या करते हैं, अपने पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जो है वायुमंडल में छोड़ देते हैं जलवाष्प के रूप में। हम जान चुके हैं कि पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि सारे अवशोषित जल का उपयोग पौधे जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं? अतिरिक्त जल का क्या होता है? आइए एक क्रियाकलाप करें। जिस प्रकार हम लोगों के शरीर से भी जो बचा हुआ जल है या गंदा पानी है वो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार पौधे भी क्या करते हैं, जो उनके जैविक क्रियाओं के बाद जो अतिरिक्त जल बच जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका एक हम क्रियाकलाप करेंगे। एक पौधे को क्या करेंगे, हम प्लास्टिक से इस प्रकार ढक देते हैं। ठीक है, एक पौधे, गमले वाले पौधे को क्या करेंगे, आप प्लास्टिक से इस प्रकार ढक दीजिए और ढकने के 3-4 घंटे के बाद जब आप जाके इसका अवलोकन करेंगे तो आपको प्लास्टिक के अंदर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। तो ये बूंदें कहाँ से आई? गमले में लगे पौधे को अच्छी तरह सींच लें, पहले इसमें पानी डाल देना है। 2-3 घंटे बाद अवलोकन करें, पॉलीथीन की थैली के भीतरी सतह पर क्या जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? तो ऐसा क्यों हुआ? जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों, जिन्हें रंध्र कहते हैं, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। मतलब
एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन जो है वो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र हो जाती है। जिस प्रकार तापमान बढ़ने से हमारे शरीर से जो है पसीना निकलने लगता है, उसी प्रकार पौधों में भी जो है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है। चलिए आगे है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो सूर्य होगा। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो रात में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा जो है तापमान यानी कि टेम्परेचर। गर्मियों में तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में कम रहता है। हवा भी एक इसका कारक है। हवा की बहने की दर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और चौथा जो है वो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। जब हवा में नमी ज़्यादा आ जाती है तो फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितना अधिक गर्मी होगा उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना ही वायुमंडल में नमी होगा, ठंड होगी, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है या बहुत कम हो जाती है, जैसे रात के समय में और ठंड के दिनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला है पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण के द्वारा होता है। तो हमने पढ़ा ही था अभी अभी चैप्टर में कि ये जो अवशोषण का काम है वो मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम लिख सकते हैं आप, मूल रोमों के द्वारा होता है। उसके बाद है जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन उत्तक द्वारा होता है। तो ये जो होता है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम। तो जाइलम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। अगला जो है वो कहता है पौधों में भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान नामक उत्तक होते हैं। तो भोजन का जो संवहन है वो फ्लोएम नामक उत्तक करते हैं। कौन करते हैं, फ्लोएम। तो यहाँ पे आप फ्लोएम भर दीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न है वो कहता है वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है। ये क्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पौधों में पदार्थों का संवहन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संवहन क्रिया के द्वारा ही जाइलम उत्तक जल एवं खनिज पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियों से भोजन का संवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जो पौधों के जीवित रहने एवं विकास में मदद करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है वो कहता है आपको कि जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों के क्या कार्य हैं। अभी अभी हमने लिखा भी था, फिर से उसी को लिखना है कि जाइलम उत्तक जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है। तो आप इस उत्तर को अच्छी तरह नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके आप देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 वो कहता है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है।
तो लिखेंगे जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए जरूरी है। और अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कहता है कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। ये कैसे हम बता सकते हैं कि पौधे जो है वो जल का संवहन करते हैं? ये अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। तो इसके लिए आपको प्रयोग जो है इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि किसी पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर उसे अच्छी तरह धो लेंगे कि उनमें मिट्टी कम से कम लगी हो। एक गिलास में आधा पानी भरकर उसमें लाल रंग मिला देंगे और फिर पौधे को जड़ सहित उसमें खड़ा कर देंगे। 2-3 घंटे के बाद पौधे के तना को ब्लेड से काटेंगे। काटने पर हमें पौधे में कुछ रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं, जो यह साबित करता है कि पौधे जल का संवहन करते हैं। जो पानी जो है, रंगीन पानी गिलास के अंदर था, 2-3 घंटे के बाद जड़ों के द्वारा अवशोषण होने के बाद ये संवहन की क्रिया के द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साबित होता है कि पौधों में जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए जल का क्या होता है? संवहन होता है। और साथ ही साथ पत्तियों में बनाए गए भोजन का भी संवहन पौधों के अन्य भागों तक होता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप नोट कर लें। और स्टूडेंट्स, इस अध्याय में यहीं तक, क्योंकि ये छोटा सा अध्याय था, तो आई होप कि आपने इसके सभी प्रश्नों का उत्तर नोट कर लिया होगा और अध्याय में दिए गए सभी तथ्यों को भी आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज के अध्याय में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।